ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी स्पेशल टैट के मैथ सेक्शन के आंसर की हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने वहाँ पे केवल आंसर्स ही डिस्कस किए थे, सॉल्व आंसर ही मैंने आपको बताए थे। आप सभी की सिफारिश पे जिन्होंने कमेंट किया था मैथ सेक्शन वाली वीडियो पे कि हमें फुल सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ए सीरीज है, तो क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है 5 माइनस अंडर रूट 3 कौन सी संख्या है? विच नंबर इज 5 माइनस अंडर रूट 3? तो अंडर रूट के बीच में कोई भी संख्या हो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। ओके, इरेशनल नंबर कहलाती है वो। अब हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस अंडर रूट 3 एक टर्म दी गई है, पूछा है ये कौन सी संख्या है। तब अंडर रूट 3 के साथ ये यहाँ पे 5 एसोसिएट हो रहा है, तो ये पूरी टर्म जो है अपरिमेय संख्या बनी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ओके, राइटिंग थोड़ा इग्नोर करिएगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 92 है, यह भाग का क्वेश्चन है। शेषफल पूछा है, क्या आएगा? 2x² प्लस 3x प्लस 1 को जब हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड होगा ये 2x से। 2x से जब डिवाइड करेंगे इसको 2x इंटू एक्स 2x² 2x² प्लस 2x इंटू 2 तो 4x, 2 दूनी 4 प्लस साइन ऐसे आएगा 4x। हम इसे डिवाइड कर देंगे, भाग माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो इनके साइन उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का माइनस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो -2x² प्लस 2x² कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचता है -4x प्लस 3x, तो -4x माइनस प्लस 3x, तो यहाँ पे एक x आएगा, या आप x भी लिख सकते हो। बड़ी संख्या के साथ एक माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, +1 ऐसे ही नीचे लिखा जाएगा। तो हमारे पास आया -x प्लस 1। अब हम -1 के साथ जब इसे हम भाग देंगे, गुणा करेंगे, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स या -1x एंड -1 इंटू 2, तो 2 एकम 2 और साइन माइनस का आएगा -2। अगेन हम माइनस करेंगे, साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो +x -x, यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एक ही होता है, तो -1x या +1x कैंसल आउट हो जाएंगे। 2 प्लस का 2 प्लस का 1, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3, तो यहाँ पे हमारे पास शेषफल बचता है 3। तो ये ही हमारा आंसर है। पूछा गया था शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3 शेषफल आएगा, जो कि हमारे पास 3 शेषफल आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे पूछा है इन 10 7 4 व्हाट विल बी द 30th टर्म। ये एपी से क्वेश्चन है, एपी, तो उसको सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एपी दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 10 7 4 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है कि 30th टर्म कौन सी होगी, 30th। तो यहाँ पे जो ए है, ए यानी फर्स्ट टर्म, तो ए हमारे पास 10 है, जो इनके बीच का डिफरेंस है डी, डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 10 करेंगे तो फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास में डिफरेंस है, सारवंतर जिसको कहते हैं, तो ये आएगा -3, तो डी -3 है। हमें फाइंड आउट करना है ए 30th टर्म। फॉर्मूला होता है ए जमा n - 1 डी, 1 - 1 या n - 1 डी, ये फॉर्मूला होता है एपी का। हमारे पास ए दिया गया है 10 जमा n कितना है, nth टर्म है हमारे पास 30, तो 30 -1 डी कितना है, हमने देखा डी है सारवंतर, डी है हमारे पास -3, तो हम -3 यहाँ पे ऐसे -3, ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू 10 जमा 30 - 1 29 गुणा, ब्रैकेट में था -3, तो यहाँ पे बर्डमॉस का फॉर्मूला लग जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 10 ऐसे ही रहेगा, 29 गुना 3, 29 गुना -3, 10 माइनस 29 गुना 29 3 89, ओके, 10 - 89 होगा 79, जो कि हमारा आंसर है 79 आया हमारे पास आंसर। ये हमारे पास आया 30th टर्म। ओके, हमने यहाँ पे ये गलत कर दिया है माइनस,
29 तियाँ कितना होगा, हमने गलत कर दिया। 29 तियाँ 87 एंड माइनस 87 आएगा यहाँ पे 87, और 87 माइनस 10 77, ये करेक्ट होगा। तभी मैं देखूँ कि ऑप्शंस में क्यों नहीं है। तो यहाँ पे 77 माइनस 77, क्योंकि साइन बड़ी संख्या के साथ है तब -77 -87 से जब +10 माइनस करेंगे आप तो -77 आएगा। यहाँ हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। अब ये माउस से यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है ढंग से, पेन एंड टाइप मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं माउस से ही यहाँ पे जो है लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइड ए बी इन द गिवर फिगर। तो ए बी की साइड बतानी हमने, ए और बी की। हमारे पास बी सी दिया गया है 2.5 और ए सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस फार्मूला लगेगा यहाँ पे। पाइथागोरस का फार्मूला आप सभी को पता होगा कि ये जो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, जब इसी को निकालना होता है तो फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, तो आता है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारे पास आधार 2.5 है, आधार दिया है हमारे पास 2.5, तो आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, इसका स्क्वायर जो इनका टोटल आएगा वो आएगा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर या ओके कर्ण का स्क्वायर। अब जो कर्ण है हमारे पास, कर्ण है बी सी, सॉरी ए बी, तो ये है हमारे पास ए बी के बराबर, तो ए बी का स्क्वायर आएगा। लेकिन तो 2.5 का स्क्वायर होगा 6.5। ओके, 6.5 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ए बी का स्क्वायर। हमने निकालना है ए बी, वो हमें तो ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर है तो इस साइड हो गया जाके स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट आ गया इधर। तो ए बी इज इक्वल टू, या इस साइड लिखो चाहे एक साइड, इक्वल टू अंडर रूट 6.5 प्लस 36। तो अंडर रूट के अंदर इनको प्लस कर देंगे, प्लस करके आएगा हमारे पास अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42.25। ये हो गया हमारा ए बी के इक्वल। ओके, अब 42.25 का अंडर रूट क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है, सॉल्व करेंगे जब आप 6.5 अंडर रूट निकालेंगे इसका। ओके, तो 6.5 है जो त्रिभुज हमारे पास ए बी दिया है, इसका हाइपोटेन्यूज की लेंथ ए बी की, इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 6.5। ऑप्शन ए करेक्ट है 6.5। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आया ये। सिंपली पाइथागोरस फार्मूला लगाया, इसकी लंबाई जब निकालते हैं हम कर्ण की, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आ जाता है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर। अब अंडर रूट स्क्वायर को खत्म करके अंडर रूट में जो आएगा वो ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। थीटा के किस मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर है। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, अब जो साइन की वैल्यू होती है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। अब साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 डिग्री के लिए वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री के लिए 1/2, 1/√2, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए 1। अब कॉस थीटा के लिए इसका उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा के लिए इसका उल्टा हो जाता है। अब कॉस थीटा के लिए क्या होता है, जो 90 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है साइन थीटा के लिए 90 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे थीटा के लिए 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो वैल्यू साइन थीटा के लिए 60 की है वो कॉस थीटा के लिए 30 की हो। साइन थीटा की 0 होती है तो यहाँ पे 1 है। अब कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी 1√3/2। इसका उल्टा होता है, कॉस 45 की √2 की √2 ही रहती है, कॉस 60 डिग्री की 1/2 होती है एंड कॉस 90 की 0 वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका साइन थीटा के अपोजिट होते हैं सारे, तो 45 का हमेशा सेम ही रहता है।
ओके, वही क्वेश्चन में पूछा थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर रहती है, तो 45 डिग्री पे इनकी वैल्यू सेम रहती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री से सिंपली क्वेश्चन था। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट किसी सर्कल को एक साइड की लाइन पे ही टच करता है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटर, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे टच हुआ तो ये केवल एक ही पॉइंट पे टच हुआ, तो सर्कल पे टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट भी लेता हूँ तो भी वो एक सिंगल पॉइंट पे ही टच होगा, उसके अलावा ये सर्कल पे नहीं टच होगा, तो इसे टेंजेंट कहते हैं। ये सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अ टेंजेंट टू द सर्कल इज इंटरसेक्टिंग इन हाउ मेनी पॉइंट्स, तो वो केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। ओके, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। अब ये समझिए कि एक खेत है, वृत्ताकार बोला है तो एक गोल खेत है। अब ये जो रेड है यहाँ पे बाड़ लगानी है, ठीक है। अब इसमें जो बाड़ लगाने का खर्च आया है वो आया है 5280 रुपये प्रति मीटर पे, यानी 1 मीटर पे 5280 रुपये। कितना मीटर है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। इसकी लंबाई निकलती है 2πr के फॉर्मूले से, और जब इसकी 2πr इसकी लेंथ निकलेगी 2πr से, इसकी परिधि निकल जाएगी, तो उस परिधि को जब हम गुणा करेंगे इतने रुपए से, 24 रुपये प्रति मीटर से, तब हमारे पास इतना रुपये का खर्च आएगा टोटल, ठीक है। तो अब हम इसको 2πr को 24 से गुणा करते हैं तो हमारे पास खर्च आता है 5280 रुपये, ठीक है। ये इक्वेशन बनती है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि इस खेत की 0.50 रुपये में प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से जुताई करने का व्यय, तो इसके बीच में अगर हम हल करते हैं, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है कि 1 वर्ग मीटर में खर्च आता है 0.50 रुपये का, यानी 50 पैसे का। तो इसमें पूरे खेत में जब इसको हल जोतने का कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि πr² फॉर्मूला होता है, उसमें r रेडियस पता होना चाहिए। तो r हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एक तो यहाँ इसका कितना खर्च आता है, ओके, और इसका प्रति मीटर की दर क्या है। तो जो हमारे पास गिवन है, हमने इक्वेशन बनाई थी 2πr, जो उस खेत की परिधि है उसमें खर्च आता है 24 रुपये पर मीटर, इधर से जो बाड़ लगाने का खर्च आता है, और खर्च कितना था ये भी उन्होंने बताया था कि 5280 रुपये खर्च आता है, 5280 रुपये। ओके, खर्च है, तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो हम इसको 2πr इधर ही रखेंगे हम। अब 24 पल्ली साइड चला जाएगा तो ये भाग हो जाएगा 5280 से भाग 24। हम इसको भाग करेंगे, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 2 से 49, 85 क्या होगा, 4 बचे यहाँ पे, 4 बचे यहाँ, फिर से 48, 24 दूना 48, 0 ऐसे ही लग गई। हमारे पास आया 220, 2.2πr आया हमारे पास 2πr हमारे पास 220 आया। तो हम यहाँ से कर सकते हो कि लिख सकते हैं πr इक्वल टू, अब 2 को नीचे ले जाएंगे तो अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 11 22 और 0 110, तो हमारे पास πr की वैल्यू आ गई 110 πr की वैल्यू। हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो हम r को एक साइड लिखेंगे, यहाँ करते हैं इसके साइड को, तो r को हम एक साइड रख लेते हैं, तो पाई की वैल्यू परली साइड ले जाएंगे। हम लिख सकते हैं इसको 110 पाई, या हम लिख सकते हैं 110 पाई की वैल्यू होती है 22/7, परली साइड जाके इक्वल टू के परली साइड जाके उल्टी हो जाएगी 7/22। इसको लिख सकते हैं हम 7/22। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 0 ऐसे ही लिख दी, 10, 2 एकम 2, 2 5 10, हमारे पास बचा 5 गुणा 7, 5 7 35। हमारे पास r की वैल्यू आई 35, वैल्यू आई हमारे पास r की, हमारे पास r आया 35। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इसमें हल जोतने का खर्च आता है इतना, तो हमें इसकी पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा।
हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है। हम इसे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने यहाँ से पूरा निकालना है कि इसकी पूरा कॉस्ट कितनी आएगी, खर्च कितना आएगा। तो खर्च आएगा इसका एरिया गुणा जितना रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च आ रहा है उतना, ठीक है। इसका पूरा क्षेत्रफल जितना होगा, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर गुणा इतना खर्च आ रहा है इस पर, ठीक है। जितना भी आएगा वो उसका पूरा खर्च आ जाएगा। तो खर्च निकालने के लिए क्या, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर गुणा प्रति वर्ग खर्च आता है 0.50 रुपये का, ठीक है। अब वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आई है 35, आर स्क्वायर है तो 35 गुणा 35। अब यहाँ 0.50 है, मतलब 0.50 रुपये मतलब 50 पैसे। तो हम 50 पैसे को लिख सकते हैं हम 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2, 50 पैसे हैं ये रुपए, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 रुपये। ओके, यहाँ पर डेसिमल भी जब हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो अब भी 1/2 ही आता है, समझ लेना। तो अब इसको हम काट देंगे, 7 से काट सकते हैं हम, 7 एकम 7, 7 5 35। ओके, 2 से 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 यहाँ बचा। हमारे पास जो भी बचा, हमारे पास बचा 11 गुणा 5 गुणा 35, ये बचा हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 5 35 5 35 5 175, तो 11 गुणा 175, इसको इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 11 गुणा 175 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1925। अब ये क्या आया है, ये खर्च आया है रुपए, 1925 रुपये टोटल खर्च आएगा उस खेत को जोतने का, 0.50 रुपये की दर से। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1925 रुपये खर्च आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि वीडियो भी नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम पार्ट बी में करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ बोर्ड पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।